He was supposed to win the Ballon d'Or. He was supposed to win the World Cup. He was supposed to be the biggest name in world football of the last decade. But now the time has changed. Neymar Jr. Yes, we are talking about Neymar Jr. Neymar Jr. is heading towards Al Hilal. The agreement is done. Here we go. आ चुका है फेब्रिजो की तरफ से. और यहाँ पर एक ऐसा करियर जो कि ग्रेटनेस को छू सकता था, एक ऐसा करियर जो कि शायद एक अपनी अलग लेगेसी बना सकता था, एक अपनी अलग ग्रेटनेस की कहानी बना सकता था, वो आज की डेट में एक ऐसे पन्नों में गुम हो जाएगा जहां पर कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आप याद नहीं रखना चाहते हैं. नेमार जूनियर was supposed to dethrone लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट ही फेल्ड टू डू सो. बार्सिलोना को उस वक्त छोड़ना जब ज़रूरत थी, और बार्सिलोना को उस वक्त छोड़ना जब MSN का वो ट्रायो था, और यहाँ पर उसके बाद PSG में जाकर अपने आप को मोटिवेटेड ना रख पाना, एक ऐसे सीज़न में आना जहाँ पर आपको पता था कि एम्बापे का सागा एक अलग टर्न ले रहा है, और उस ऐसे सीज़न में यहाँ पर आपको एक लीडर की तरह बिहेव करना था, और लीडर की तरह बिहेव ना भी करते आप अगर आप PSG छोड़ ही रहे थे, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक ऐसा क्लब देखना था जहाँ पर जाकर आप अपना करियर जो है वो अपलिफ्ट कर पाओ और उस क्लब को अपलिफ्ट कर पाओ. लेकिन नेमार जूनियर ने आसान रास्ता चुना है. अब देखो, इतना पैसा जब टेबल पर रखा होता है ठुकराना मुश्किल हो जाता है, बट एट द सेम टाइम आप एट द एज ऑफ 31 अगर एक ऐसी लीग में जा रहे हो जहाँ पर आपके लायक कॉम्पिटिशन नहीं है. अब देखो, आप अगर रूबन नेवेस जा रहा है उस लीग में, अगर आपके बाकी जो एवरेज प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं मैल्कम जैसे, तो समझ में आता है, बिकॉज इनका फैन बेस या फिर इनकी हाइप उस लेवल की नहीं है जो नेमार की है. लेकिन नेमार जैसा प्लेयर जब 31 साल की उम्र में, जब उसके पास अभी भी कम से कम 3 साल टॉप यूरोपियन क्लब में देने के लिए हैं, वो अगर ये डिसीजन ले रहा है कि मुझे यहाँ पर सऊदी अरेबिया जाना है, तो फिर कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि नेमार का वो जो एक ऑरा था, नेमार की जो वो एक हाइप थी, वो डाई डाउन हो चुकी है. क्योंकि ऑफर्स की अगर आप बात करोगे तो एज सच यूरोपियन क्लब्स की तरफ से कोई ऑफर भी नहीं आया. अब सोचो, एक ऐसा प्लेयर जो कि एक टाइम पर नेक्स्ट किंग बताया जा रहा था वर्ल्ड फुटबॉल का, उसके पास ऑफर्स की कमी है. और यहाँ पर आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न क्यों ये हुआ है उसका यही है कि नेमार अपने आप को कभी भी प्रोफेशनल तौर पर साबित नहीं कर पाए. ही वॉज ऑलवेज दैट गाय जो कि इंजॉय करना चाहता है लाइफ. उसके फादर की बहुत सारी डिसीजंस के चलते उसका करियर खुद डिरेर हुआ है, लेकिन नेमार के खुद के डिसीजंस भी काफ़ी ज़्यादा हार्मिंग रहे हैं उसके खुद के करियर के लिए. एक ऐसा करियर जो कि शायद इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो सकता था, एक ऐसा करियर जो कि आने वाले टाइम में एक एग्जाम्पल बन सकता था आने वाली जनरेशन के लिए पॉजिटिव तौर पर. वो अब ऐसा एक एग्जाम्पल बनेगा कि आपको अपने करियर में कौन से डिसीजंस लेने हैं और कौन से डिसीजंस नहीं लेने हैं. अब हो सकता है कि 2 साल वहाँ पर खेलने के बाद या 1 साल खेलने के बाद वापस नेमार जूनियर यहाँ पर आ जाएं यूरोप में, लेकिन अब आप ये सोचो कि अभी आपका कोपा अमेरिका आने वाला है, फिर आपको अगर वर्ल्ड कप भी खेलना 2026 का, तो सऊदी अरेबियन लीग आपको वो लेवल ऑफ कंपटीशन प्रोवाइड नहीं करेगी. क्योंकि आप जिस एटमॉस्फेयर में खेलते हो ना, जिन प्लेयर्स के अराउंड खेलते हो, आपका गेम भी फिर उन्हीं की तरह आपको बनाना पड़ता है. और नेमार जूनियर लीविंग यूरोपियन फुटबॉल, लीविंग चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड गोइंग टू सऊदी अरेबिया मेक्स नो सेंस, एब्सोल्यूट नो सेंस. बस सिर्फ एक ही लेवल पे सेंस बनाता है और वो है पैसा. बट आई थिंक नेमार का ये डिसीजन उनकी खुद की लेगेसी को टार्निश करने के लिए उन्होंने एक बार फिर ले लिया है. एंड वही जो मैंने उस दिन बोला था कि सो मैनी डिसीजंस वर रॉन्ग इन नेमार्स एंटायर करियर, कि अब तो हम काउंट भूल गए कि किस टाइम पर कौन सा डिसीजन नेमार ने गलत लिया था. बट एक गलत डिसीजन जो PSG में लिया गया नेमार के लिए, वो दूसरा डिसीजन आपके एम्बापे के केस में भी बिल्कुल साबित होता है. अब देखो, एक ऐसा प्लेयर जो कि एक क्लब को प्रॉमिस कर चुका है कि मैं आऊँगा, फिर वही प्लेयर जाकर नया कॉन्ट्रैक्ट अपने करेंट क्लब के साथ साइन कर लेता है. फिर नेक्स्ट सीजन में जाते हुए बोलता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं करूँगा और मैं एज अ फ्री एजेंट बाहर चला जाऊँगा. फिर उसके बाद उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाता है. अच्छा, जो जिस क्लब में जाने की उसकी एम्बिशन है, वो आता है कि देखो, हम तुम्हारा पैसा जो है वो पे करेंगे, जो भी चीज़ें हैं हम उस पूरा फाइनेंशियल बेसिस पर उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप फोर्स करो अपने पेरेंट क्लब को कि मुझे क्लब छोड़ के जाना है. तो एम्बापे उस चीज़ के लिए भी मना कर देते हैं. अब एक ऐसा प्लेयर जो कि 3 साल से लगातार डिच करे जा रहा है रियल मैड्रिड को, एंड ऑनेस्टली मैं सही बताऊं तो ये रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सामने से खुद बोल रहा है कि मैं खेलना चाहता हूं और फिर अपनी मूव के लिए पुश भी नहीं कर रहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. तो किस तरीके से आने वाले टाइम में मद्रिस्ताज एम्बापे के सागा पर, या एम्बापे अगर आ भी जाता है तो उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे. अब देखो, हम्बलनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है. किसी भी आप बड़े इंसान से अगर मिलते हो ना, तो उसका जो ऑरा है वो उसकी हम्बलनेस से डिफाइन होता है.
अब जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर, तो थियरी ऑनरे वाज अ सुपरस्टार बट ही वाज सच अ हम्बल पर्सन। लियोनेल मेसी हम्बल पर्सन। अगर आप बात करो यहाँ पर रोनाल्डो, जब तक वो मैड्रिड में खेला ही वॉज ऑलवेज डिटर्मिन्ड टू प्ले फॉर दैट क्लब। अगर आप बात करो यहाँ पर कि जब यूनाइटेड में वो था पहले अपने स्पेल में, तब जब मैड्रिड आई थी तब सर एलेक्स ने उससे रिक्वेस्ट किया कि इस सीज़न नहीं अगले सीज़न में तुम्हें जाने दूंगा। ही एक्सेप्टेड दैट। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एम्बापे के बिहेवियर में, एम्बापे के मतलब अगर आप बात करो नेचर में है नहीं। एंड ये सबसे बड़ा इशू रहेगा आने वाले टाइम में। देखो प्लेयर क्या कैलिबर क्या है वो सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से प्लेयर पावर बढ़ रही है आपके आज के टाइम में फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग इशू ज़रूर रेस करेगा एम्बापे के रिगार्डिंग। एंड एम्बापे अगली साल इस बात की क्या गारंटी ले सकते हैं कि वो मैड्रिड में आ जाएंगे। हो सकता है अगर कोई बड़ा क्लब और पैसा लेकर आए तो क्या वो वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत सारे मैड्रिड स्टार्स बोलेंगे ऐसा होगा नहीं, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ। एम्बापे विल इवेंचुअली प्ले फॉर रियल मैड्रिड, बट द मैनर इन विच एम्बापे हैज़ हैंडल्ड दिस सिचुएशन, आई थिंक दैट्स नॉट वेरी आई प्लीजिंग। एंड एट द सेम टाइम अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बात करोगे, आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते एक प्रोफेशनल फुटबॉलर से। बट देन अगेन एम्बापे इज़ एम्बापे। एम्बापे ने पिछले साल भी यही सब किया था, एम्बापे ने इस साल भी यही किया है। बट पता नहीं है, हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में चीज़ें चेंज हो जाएं। लेकिन वो पीएसजी जो कि एक टाइम पर बोल रही थी कि हम नहीं करेंगे यहाँ पर एम्बापे को अपने स्क्वाड में शामिल, कल उन्होंने जो पूरा डिसीजन था वो पलट दिया। नाउ एम्बापे इज़ गोइंग टू प्ले फॉर पीएसजी वंस अगेन, क्योंकि उनको पता चल गया कि बिना एम्बापे के हमारी लुटिया डूब सकती है। अब यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर जो कि अपना फ्यूचर कमिट करने को तैयार नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और मजबूरन उनको यहाँ पर उसको वापस से इनहेरिट करना पड़ रहा है टीम में। तो ये कैसे फिर आपके ड्रेसिंग रूम को बर्बाद नहीं करेगा, कैसे उनको डीमोलराइज नहीं, जो हमारे मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो हमारी टीममेट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कैसे हमें यहाँ पर लीड कर सकता है। बिकॉज एम्बापे वॉज द कैप्टन। तो और डेफिनेटली यहाँ पर आप खुद सोचो कि एक ऐसा प्लेयर जो कि क्लब का कैप्टन है, तो वो कैसे एज एन एग्जाम्पल लीड कर सकता है जब उसके खुद के डिसीजन इतने गलत रहे, इतने डिसरिस्पेक्टफुल रहे। बट देन अगेन इन पीएसजी ड्रामा के अलावा बहुत कुछ हुआ है मार्केट में जो कि अलग तौर पे एक ड्रामा था। मोजेस काइसेडो टू चेल्सी हुआ। मोजेस काइसेडो टू चेल्सी होने की उम्मीद एक टाइम पर खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लिवरपूल ने जिस तरीके से एकदम से हाईजैक करने की डील की कोशिश की थी ये, उसके बाद सबको लगा था कि भाई लिवरपूल ले जाएगी 110 मिलियन पाउंड की ब्रिटिश रिकॉर्ड फी सबमिट करके। लगा था यही कि भाई आज तो लिवरपूल अपनी मिडफील्ड कंप्लीट कर लेगी। लेकिन फिर उसके बाद चेल्सी ने अपना जो बिड था वो रेस किया, और जो लिवरपूल का टारगेट था भाई अब उसको भी नाक के नीचे से ले जाने की कोशिश है। डेविड ऑनस्टीन का रिपोर्ट आ चुकी है, आपके फेब्रिजो का भी एक पूरा आर्टिकल आ चुका है इस पर, कि रोमियो लाविया जो कि एक टाइम पर लिवरपूल से लिंक थे, उसके लिए यहाँ पर चेल्सी 50 मिलियन पाउंड टू 55 मिलियन पाउंड की डील एग्री कर चुकी है, और पर्सनल टर्म्स वगैरह सारे रोमियो लाविया से एग्री हो चुके थे। अब यहाँ पर बस फाइनल डिटेल्स की बारी है, एंड फिर उसके बाद ये भी ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ऐसा टाइम जहाँ पर आपको लग रहा था कि चेल्सी शायद काइसेडो पे भी मिस कर जाए, उस ऐसे टाइम पीरियड में वहाँ पर काइसेडो भी आ रहा है और रोमियो लाविया भी आ रहा है। और चेल्सी ने जिस तरह का गेम डिस्प्ले दिखाया था भाई यहाँ पर आपकी लिवरपूल के अगेंस्ट, हमें सबको पता है कि अगर ये मिडफील्ड कंप्लीट कर लेगी टीम, तो आपकी जो टीम का ओवरऑल बैलेंस है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और ये टीम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मैनेजर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पोचेटिनो का रिकॉर्ड अच्छा रहा यंग प्लेयर्स का मैनेज करने का, तो वो भी एक पॉइंट है यहाँ पर। और अगर आप अब लिवरपूल फैंस पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अगर आप यर्गन क्लॉप के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो सोचो एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ आपको पता था कि आपको मिडफील्ड अपग्रेड करनी है, आपको सेंटर बैक एरिया में भी एक एडिशन चाहिए, तो फिर ऐसे टाइम पीरियड में आप कैसे यहाँ पर जस्टिफाई कर पाओगे अगर यहाँ पर बिना किसी नंबर 6 प्लेयर के आपको सीजन में एंटर करना पड़े। क्योंकि आपके 2 जो टारगेट्स थे वो चले गए हैं। अब अगला टारगेट आपके रडार पर कौन है? क्या सोफियान अमराबात है? बट वो आपको 2 बार रिजेक्ट कर चुका है। तो अब लिवरपूल का अगला अप्रोच क्या होगा? और अगर यूनाइटेड चलो ठीक है अमराबाद के लिए इतनी सीरियस नहीं भी है, तो क्या लिवरपूल अब तुरंत मूव नहीं करनी चाहिए मार्केट में जाकर अमराबाद के लिए? तो बहुत बड़े डिसीजन है लेने को एफएसजी के पास और लिवरपूल बोर्ड के पास। और देखो जब माइकल एडवर्ड्स था तब इन डील्स में डिले कभी हुआ नहीं। माइकल एडवर्ड्स यूज्ड टू सील दोज डील्स बहुत जल्दी। लेकिन आज आप देख रहे हो लिवरपूल वेटिंग गेम खेल रही है यहाँ पर, और उन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स रडार पर रखे भी नहीं है। अभी सिर्फ 2 साइनिंग किए सीजन के अंदर मिडफील्ड में, तीसरी साइनिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं लिवरपूल फैंस। और अगर लिवरपूल अपनी मिडफील्ड कंप्लीट नहीं कर पाई तो मुश्किल होने वाली भाई ये सीजन में टॉप 4 कंप्लीट करना। क्योंकि देखो सारी टीम अच्छा खेलेंगी। न्यूकासल के पास अच्छा स्क्वाड है, उन्होंने पहले गेम वीक में क्या आतंक मचा दिया विला के अगेंस्ट, जिनके पास अच्छा स्क्वाड था, मैनेजर अच्छा था। अगर आप बात करो यहाँ पर मैन सिटी की, वो है ही, आर्सेनल है, चेल्सी भी अपलिफ्ट होकर आ रही है। क्या पता पोस्टेकोग्लू की स्पर्स बिना केन के शायद इस बार कुछ कमाल कर जाए और वो भी खेलने लगे। एंड यूनाइटेड ठीक है पहली गेम वीक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन दे विल बी देयर इन द मिक्स।
तो लिवरपूल और बाकी सारी टीम्स को अपना जो एक पूरा स्क्वाड है ना बैलेंस, उसको करना पड़ेगा। एंड जो गेम प्ले था लिवरपूल का वो भी पैचेस में बढ़िया था। ऐसे नहीं था कि लिवरपूल ने डोमिनेट किया हो चेल्सी को, ऑल्दो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जाके डोमिनेट करना इट्स नॉट पॉसिबल, बट यर्गन क्लॉप नीड्स टू हैव मोर साइनिंग्स। अगर लिवरपूल बोर्ड चाहता है कि यर्गन क्लॉप इस साल कुछ डिलीवर करके दे, बिकॉज विदाउट साइनिंग्स ये टीम उस लेवल की है नहीं कि जो सस्टेन कर पाए 38 गेम वीक में यूरोपा लीग के साथ, FA कप के और कैराबाओ कप के साथ। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, जो फुटबॉल इस टाइम में इतना ज़्यादा हो रहा है उसके चलते कितने प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। सीजन का पहला गेम वीक अभी खत्म ही हुआ है और वहाँ पर आपके कर्टुआ को ACL इंजरी हो गई है रियल मैड्रिड में, एडर मिलिटाओ को ACL इंजरी हो गई है वहाँ पर रियल मैड्रिड में। अगर आप बात करो यहाँ पर कि टायरन मिंग्स को ACL इंजरी हो गई है एस्टन विला में, और कल भाई जूरियन टिम्बर की भी न्यूज़ आ गई कि दैट ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू मिस एटलीस्ट 3-4 months ऑफ फुटबॉल ड्यू टू ACL इंजरी। अब हमें एज अ राइवल्स तो बोलने में इतना वो नहीं होता फील, बट आप ये सोचो कि वो प्लेयर जो सीजन के लिए इतने दिन से प्रिपेयर कर रहा था, एक नई मूव उसने यहाँ पर अटेन की, वो आर्सेनल आया एक्स को छोड़कर और एक गेम वीक खेला, परफॉर्मेंस अच्छी लग रही थी, प्री सीजन टूर पर भी ही वॉज लुकिंग गुड, एंड उसके बाद ही गेट्स इंजर्ड। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि प्लेयर्स के लिए जब इस इंजरी के साथ वापस आने का टाइम आता है ना, तो उनको बहुत टाइम लग जाता है वापस अपनी मैच फिटनेस और उस लेवल ऑफ फुटबॉल को मैच करने के लिए। लेकिन हम हमेशा इस बेसिस पे जज करते हैं प्लेयर्स को कि नाउ ही इज़ बैक तो ही शुड डिलीवर। अब आप ये सोचो कि ACL इंजरी करियर एंडिंग इंजरीज होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये प्लेयर्स कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा है कि ज़्लाटन को कितने बार ACL इंजरी हुई और उसके बावजूद उसने अपना करियर 3 साल 4 साल के लिए एक्सटेंड किया, बट उसको कोई मतलब बना नहीं क्योंकि ज़्लाटन रेगुलर टाइम पे फुटबॉल खेल नहीं पाए। आपका अगर आप बात करो हेक्टर बेलेरिन वगैरह की भी, आपको वर्जिल वैन डाइक का एग्जाम्पल अगर देखना है, इतनी एक्सेसिव फुटबॉल जो हो रही है, यही एक रीज़न है कि क्यों फुटबॉलर का करियर इतना लंबा नहीं हो पा रहा है। और ये फीफा और यूएफा की जो एक भूख है ना पैसा कमाने की, ये इन प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी का कारण बन चुकी है। और इसीलिए प्लेयर्स सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, जैसे नेमार का डिसीजन है, क्यों आया ये डिसीजन। एक एग्जाम्पल, आप अगर आप सपोर्ट करना चाहो नेमार के डिसीजन को तो ये बोल सकते हो कि वहाँ पर जाकर उसको इतना कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलना नहीं पड़ेगा और इतना ज़्यादा फुटबॉल नहीं खेलना पड़ेगा, तो वो एक रीज़न है। बट ऑनेस्टली यार, नेमार से बहुत उम्मीदें थी। नेमार वॉज सपोज टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल एंड ही लेट डाउन हिमसेल्फ। और उसके बाद अगर आप बात करो, उसने अपने पूरे फैन बेस को लेट डाउन किया है, फुटबॉलिंग वर्ल्ड को लेट डाउन किया है। और लेट डाउन की जब बात आती है, एम्बापे भी कुछ पीछे नहीं है लेट डाउन करने में मैड्रिड फैंस को। और एक डेली सोप एपिसोड की तरह हो गया कि भाई आओ डेली पढ़ो न्यूज़ और उसके बाद जो हो रहा है वो हो रहा है। बट दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आप लोग बताइए भाई, जो इतनी न्यूज़ आई हैं उसमें आपका क्या ओपिनियन नेमार की न्यूज़ को लेकर, एम्बापे की न्यूज़ को लेकर, और आपको क्या लगता है कि लिवरपूल अगर CDM प्लेयर अब नहीं ला पा रही है, या फिर अगर वो लेकर आए और उतना स्टैंडर्ड प्लेयर ना होगा, तो क्या लिवरपूल का टॉप 4 जो चांस है वो मिस हो सकता है। और आपको कितनी उम्मीद है इस साल चेल्सी के स्क्वाड से, क्योंकि चेल्सी ने आतंक मचा दिया। चेल्सी प्रूविंग इन द मार्केट दैट दे आर स्टिल द बिग डॉग, दे आर पुलिंग प्लेयर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। पैसा है वो बात अलग है, बट प्रोजेक्ट भी है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।